नमस्कार बच्चों, मैं संजय कुमार गुप्ता आज पुनः सारणी को लेकर आए हैं। यहाँ हम देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तृतीय कोटि के सारणी का प्रसार करना। एक बार फिर से उसको रिमाइंड करना चाहेंगे। अगर हमारे पास एक सारणी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप से संकेत के रूप में दे दिए हैं। पहली रो में L M N X Y Z P Q R। अब इसका अगर हमें प्रसार करना है तो प्रसार का जो पिछला फॉर्मूला बताया था मैंने कि कोई सा भी एक रो या एक कॉलम लेकर उन एलिमेंट्स के सहखंड ज्ञात करें और उन सहखंड में उन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो सारणी का प्रसार प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर देखें कि पहली रो ली। पहली रो अगर लेते हैं तो A11 इंटू M11। सेकेंड वाला प्लेस आएगा A12, तो ये निश्चित रूप से इसका साइन जो होगा माइनस का होगा, तो A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13 इसके माइनस में मल्टीप्लाई करें। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन एलिमेंट्स में देखना है कि ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का और ये प्लस का। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस चिन्ह का निर्धारण करना है। तो हम देखें कि A11 उसकी वैल्यू है यहाँ पर है L, तो ये लिख दिया L, और इसका हम देखेंगे माइनर, इसका उपसारणिक, तो यह रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो Y Z Q R ये प्राप्त हो जाएगा। अगला एलिमेंट जो आएगा वह चिन्ह माइनस का रहेगा। एलिमेंट लिखा और कोफैक्टर ना लिखते हुए हम उसका माइनर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह हमने माइनस का लगा दिया। और इसका जो उपसारणिक होगा वह यह रो और ये कॉलम छोड़ने पर प्राप्त होगा X Z P R प्लस n। इसी प्रकार से n, ये रो ये कॉलम छोड़ा, प्लस साइन के साथ में इसका ये उपसारणिक लिख दिया। इसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल किया जाता है। आइए हम देखते हैं इस पर आधारित एक सवाल। हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया, हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है कि इस डिटरमिनेंट का प्रसार कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 4 -3 4 7 3 -6 10। अब इसका प्रसार करना है तो सवाल ये उठता है, दिमाग में आता है कि हम कौन सी रो या कौन सा कॉलम लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। और अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या रणनीति अपनाई जाए, किस रो या कॉलम को लिया जाए ताकि कम मेहनत में हम आसानी से इस सारणी का प्रसार करके आंसर प्राप्त कर सकें। तो फिलहाल हमारे को प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट कोई भी नॉन जीरो लिए हैं और सारे एलिमेंट लेते हुए प्रसार करते हैं। तो हर बार हमारे को यहाँ पर फार्मूला अभी तो आप प्रैक्टिस के लिए बार बार लिखें, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा क्योंकि आप यहाँ पर देख चुके हैं, एक बार नोट किया हुआ है, उसी बात को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। यहाँ पहली रो लेकर हम प्रसार कर रहे हैं, तो पहली रो में यहाँ पर एलिमेंट दे रखा है 2, तो 2 गुणित इसका उपसारणिक प्लस साइन के साथ में आएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ा 4 7 -6 10। अगला एलिमेंट लेंगे 3 और इसका जो कोफैक्टर आएगा मतलब वो चिन्ह माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर ये माइनस लगा दिया हमने आगे। और इसका उपसारणिक, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचेंगे -3 7 3 10। अगला एलिमेंट लिया हमने 4 इंटू साइन तो प्लस का रहेगा, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे -3 4 3 -6। बस इसको हल करना है, हल किया आंसर आ जाएगा 10 4 जा 40 माइनस माइनस प्लस 6 7 42 -3 इंटू यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई किया -30 -7 3 21 प्लस 4 इंटू ये हो गया 6 3 18 -4 3 12। देखेंगे 2 इंटू 82 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 51 प्लस 4 मल्टीप्लाई यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 6। हल किया 2 2 4 8 2 16 धन 3 5 3 15 धन 6 चौक 24। टोटल कर लीजिए 4 4 8 3 11 5 3 8 और 6 14 1 और 1 2 241। इस प्रकार से आंसर हमें प्राप्त हो गया। इसे कहेंगे इस सारणी का हमने प्रसार करके इसकी मॉड्यूलस वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है। इस कॉलम में यहाँ पर
एलिमेंट मान लो कि 0 0 दिया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इसका प्रसार करना है, तो अब हमें कौन सी रो या कॉलम लेना चाहिए? आपको ये तो पता ही है कि कोई सी भी रो या कॉलम लेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन हम इस प्रकार का रास्ता अपनाएं जिससे हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकें। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम पहला कॉलम लेते हैं तो यहाँ पर 3 में से 2 एलिमेंट यहाँ पर 0 हैं। निश्चित रूप से इसका जब हम उपसारणिक लेंगे तो 2 का तो यहाँ पर आएगा, लेकिन इन एलिमेंट्स का उनके कोफैक्टर में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिया डेल इक्वल टू पहला कॉलम, पहले कॉलम को लेकर हम प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर है 2 into, इसका माइनर देखेंगे उपसारणिक, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, ये हो जाएगा 4 7 -6 10। अगला देखें तो इसका चिन्ह देखें तो यहाँ पे 0 into माइनस आएगा इसका कोफैक्टर, फिलहाल मैं लिख देता हूँ। अगर हम ये लिखेंगे ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 4 -6 10। आगे बढ़ेंगे, अगला एलिमेंट वो भी 0 है, इसका कोफैक्टर देखना है, चिन्ह प्लस का आएगा। ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 4 4 7। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब इसका प्रसार करते तो 2 into ये हो गया 10 चौक 40, ऋण ऋण धन 6 7 42। अब आगे देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर इसका प्रसार करेंगे तो जो भी आएगा, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई में 0 लिखा हुआ है इसलिए इसका मल्टीप्लाई टोटली 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 प्लस इस प्रकार से ये भी 0। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 2 into 82, 100 इक्वल टू आ गया 4 8 2 16। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि तृतीय कोटि के जो सारणिक होते हैं उनका प्रसार किस प्रकार से किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार के डिटरमिनेंट में कोई बड़ी संख्याएं दे रखी हो, उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दे रखे हों या कोई इस प्रकार की कंडीशंस दे रखी हो कि उसको आसानी से प्रसार करके आंसर प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम इनकी लघु विधियां देखेंगे। यहाँ पर कुछ डिटरमिनेंट्स की विशेषताएं हैं जिन्हें कि हम सारणी के प्रगुण कहते हैं। उन सारे प्रगुणों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके उनका उपयोग करते हुए सारणी के मान आसानी से ज्ञात करेंगे। अब हम आज देखेंगे कि कुछ कठिन प्रकार के सारणिक दे रखे हैं जिनका प्रसार करना मुश्किल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 2 7 65 3 8 75 5 9 81। अगर हम इसका प्रसार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कैलकुलेशन लंबा जाएगा और उसको हल करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, हमारे पास सारणिक के यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम पहले अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रॉपर्टीज़ को, किस प्रगुण को कहाँ अप्लाई किया जा सकता है तथा उस सारणिक को मान आसानी से ज्ञात किया जा सके। तो फर्स्ट प्रगुण आता है कि यदि कोई डिटरमिनेंट है, हमारे को डिटरमिनेंट को उस सारणिक को देखते ही यह अनुमान लगा लेना है कि इसमें इसका मान क्या हो सकता है। कई सारणिक ऐसे होंगे कि उस क्वेश्चन को देखते ही हम पहचान लेंगे इसका मान क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रगुण की ओर। यदि इस सारणिक के किसी एक रो या एक कॉलम के ही अवयव अगर 0 हैं, फॉर एग्जांपल 0 0 0, यहाँ दिया हुआ ABC, यहाँ X Y Z, इस प्रकार का एक कोई हमारे को सारणिक दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि जब इस सारणिक का प्रसार करना है तो पहली रो लेकर अगर प्रसार करेंगे तो पहला एलिमेंट गुणित उसका उपसारणिक 0 हो जाएगा, दूसरा गुणित उपसारणिक वो भी 0 हो जाएगा, तीसरा गुणित उपसारणिक वो भी 0 हो जाएगा। तो स्पष्ट हम देख रहे हैं कि यह प्रगुण को देखते ही हम कहेंगे कि इस प्रगुण डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि यदि किसी सारणिक के किसी एक रो या एक कॉलम के अवयव 0 हो, सभी अवयव 0 हो, तो उस सारणिक का मान 0 होता है। नेक्स्ट प्रगुण सेकंड की बात करते हैं। इस प्रगुण में हमने कहा कि सारे एलिमेंट 0 तो नहीं है, लेकिन किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट एक समान हो, सर्वसम हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने कह दिया कि इसके पहले कॉलम में एलिमेंट दे रखे हैं ABC, दूसरे कॉलम में एलिमेंट दे रखे हैं X Y Z,
सपोज करो कि तीसरे वाले कॉलम में भी ये एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हैं ए बी बी सी सी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की डिटरमिनेंट का मान भी सदैव शून्य होता है। इस डिटरमिनेंट का मान भी क्या होगा? 0। कैसे होगा? तो आप चाहो तो प्रसार करके इसको देख सकते हैं और भी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तीसरी बात, प्रगुण नंबर 3, यदि किसी सारणी के कुछ अवयव दिए हुए हैं और इन अवयवों को रो के स्थान पे कॉलम, कॉलम के स्थान पे रो के रूप में लिख दिया जाए तो इस सारणी का मान प्रभावित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि ये एलिमेंट ए बी सी एल एम एन और ये दिया हुआ है पी क्यू आर। ये हमने कह दिया कि ये एलिमेंट जो है एक प्रकार का सारणिक है। यदि हम इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो के रूप में अगर एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हम उसको संकेत को व्यक्त करते हैं यहाँ पर डेल डैश, इसका परिवर्त रूप, इस सारणी का परिवर्त के रूप में अगर हम लिखते हैं तो हमने इसको कॉलम वाइज लिख दिया। ये पहला कॉलम था ए बी सी, इसको रो वाइज लिखा तो ये ए बी सी। दूसरा कॉलम था एल एम एन, इसको हमने रो वाइज लिखा एल एम एन। तीसरा कॉलम पी क्यू आर, ये हमने रो के रूप में लिख दिया। अब यदि हम इसको हल करें और इसको हल करेंगे तो निश्चित रूप से जो इसका मान आएगा वही मान इसका भी प्राप्त होगा, अर्थात डेल इक्वल होगा डेल डैश के। तो क्या देखा हमने ये देखा पहला प्रगुण कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। सेकेंड प्रगुण देखा कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट एक समान हैं, सर्वसम हैं, तो उस डिटरमिनेंट का मान भी 0 होता है। तीसरा प्रगुण ये देखा कि यदि कोई सारणिक दे रखा है और उनके अवयवों को रो वाइज अगर लिखे हुए हैं तो हम उसके स्थान पर उनको अगर कॉलम वाइज लिख दें तो उसके डिटरमिनेंट का मान प्रभावित नहीं होता है, अर्थात वो मान एक समान ही बना रहता है। अगले प्रगुण की बात करते हैं। बच्चों, फोर्थ प्रगुण की ओर आगे बढ़ें उसके पहले मैं बता दूं, किसी और पुस्तक को देखें तो उसमें इन प्रगुणों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो आपको इन प्रगुणों की जो विशेषता है उस पर ध्यान देना है, प्रगुण के पर्टिकुलर क्रमांक को लेकर नहीं चलना है। तो ठीक है, अगले प्रगुण की ओर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास यदि कोई एक सारणिक दे रखा है, इसके एलिमेंट हमारे पास वही एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन। इस प्रगुण में किसी भी दो रो निकटतम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो उस सारणी का संख्यात्मक मान तो वही होता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर हम बात करें कि इसका हमने चेंज किया कि यहाँ पर इसका परिवर्तन करने पर, यहाँ पर हटाने पर देखते हैं कि ये जो पहले दो कॉलम दिए हुए हैं, इन दो कॉलम को आपस में हमने चेंज किया। सेकेंड कॉलम को पहले लिख दिया एक्स वाई जेड, फर्स्ट वाले कॉलम को बाद में लिखा ए बी सी, थर्ड वैसे ही लिख दिया एल एम एन। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब हम प्रसार करेंगे इस सारणी का मान भी वही आएगा, इस सारणी का मान भी वही आएगा, बस अंतर ये हो जाएगा कि यदि सपोज करें कि थोड़ी देर के लिए इसका मान अगर प्रसार करने पर 10 आ रहा है तो इसका मान भी 10 आएगा लेकिन चिन्ह विपरीत आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा। अर्थात क्या देखा हमने कि ये मान माइनस डैश के इक्वल आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम, ये तो हमने दो कॉलम को चेंज किया, इंटरचेंज किया, किसी दो रो को भी आपस में चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि निकटतम दो रो या दो कॉलम होना चाहिए। अगर उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं
तो उस सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। अगले प्रगुण में हम देखेंगे कि यदि किसी सारणिक में किसी अचर राशि का गुणा कर दिया जाए तो उसका गुणा किसी एक रो या एक कॉलम में होता है। मान लो कि इस डिटरमिनेंट में हमने k का मल्टीप्लाई किया तो k का जो गुणा होगा किसी एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा। फॉर हम बात करें कि हमने यहाँ पर k का मल्टीप्लाई किया तो k इंटू ए, k इंटू एक्स, k इंटू एल, ये बी वाई एम सी जेड एन इसके रूप में लिखा रहेगा। तो इसका जो मान होगा k का गुणा करने पर इस सारणी का मान भी k गुना हो जाएगा। ये बात का हमें ध्यान रखना है। अब चाहें तो कहेंगे कि सर हम अगर इसको रो वाइज गुणा ना करते अगर कॉलम में गुणा कर दे तो हाँ बिल्कुल। अगर आप कॉलम में मान लो कि थर्ड कॉलम में गुणा करते हो तो पहले दो कॉलम आपने वैसे ही लिखे ए बी सी एक्स वाई जेड, यहाँ पर k का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो के एल के एम के एन, तो इस डिटरमिनेंट का मान भी वही होगा जो इसका होगा और यह मान इस डिटरमिनेंट के k गुने के बराबर होगा। बच्चों इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें कि पहले से ही हमारे को ये डिटरमिनेंट दे रखा है और इसको सॉल्व करना है तो हम देखेंगे कि एक रो में कोई राशि कॉमन है, एक जैसी है। मान लो कि इस पहली रो में के यहाँ पर एक जैसा है तो हम इस k को यहाँ पर डिटरमिनेंट से बाहर कॉमन के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से ये डिटरमिनेंट बच जाएगा और इसका जो रूप है वह उसको सरलीकृत रूप प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि हमारे पास दे रखा है कि 2 4 6 9 12 15, यहाँ दे रखा है 1 2 3। अब हम देखें कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो हम देख रहे हैं कि पहली रो में 2 का गुणज है, 2 मल्टीपल के रूप में है। यदि हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा पहली रो से। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर दूसरी रो है, दूसरी रो में 3 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो एक बार पहली रो से 2 कॉमन निकल गया, दूसरी रो से 3 कॉमन निकल गया। पहली रो में अब यहाँ क्या रह जाएगा 1 2 3, यहाँ पर क्या रह जाएगा 3 4 5। थर्ड वाला रो वैसे ही है 1 2 3। क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर इसका इस सारणी का एक सरल रूप प्राप्त हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ 6, बट इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, इसका प्रसार करेंगे तो अब मैंने आपको प्रगुण बताया था कि यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम अगर एक समान हैं तो वह उस सारणी का मान 0 होता है। देख रहे हैं कि पहली रो यहाँ पर 1 2 3, थर्ड रो 1 2 3, मतलब निश्चित रूप से इसका मान 0 होगा। तो 6 इंटू 0 मीन्स इसका आंसर आ गया 0। तो इस प्रकार से इस प्रगुण का उपयोग किया जा सकता है। अगले प्रगुण की ओर आते हैं, प्रगुण नंबर 6। इसमें हम देखेंगे कि यदि कोई एक डिटरमिनेंट दिया है 3x3 का, उसके हमने प्लेस नेम के साथ में उसको लिखा हुआ है। इस प्रकार के सारणिक में देखेंगे कि ये वर्गाकार सारणिक है। वर्गाकार सारणिक में इसको हमने मुख्य विकर्ण बोला था, ये दूसरा विकर्ण है। इस सारणिक में यदि कोई सारणिक दिया है जिसके मुख्य विकर्ण, इस मुख्य विकर्ण के एक और के जितने भी एलिमेंट शेष बचते हैं वो एलिमेंट यहाँ पर मान लो कि ये 0 हैं, ये 0 0 0। अगर ये एलिमेंट अगर 0 हैं तो निश्चित रूप से इस डिटरमिनेंट का जो प्रसार आएगा वह इस मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनके गुणनफल के बराबर आएगा। तो आपको सीधा इसका आंसर लिख देना है A11 मल्टीप्लाई A22 मल्टीप्लाई A33। इस प्रकार से आंसर हो जाता है। तो देखो एक बहुत शॉर्टकट मेथड है। यदि डिटरमिनेंट दे रखा है पूरा प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। एक विकर्ण मुख्य विकर्ण के एक साइड के कोई से भी अवयव, फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 1 0 0, यहाँ दिया हुआ है 5 3 0 और अगला दिया हुआ है 6 2 0, मान लो कि यहाँ 1 है। तो हम देख रहे हैं कि इसका एक मुख्य विकर्ण ये हो गया। मुख्य विकर्ण के देख रहे हैं एक और के एलिमेंट यहाँ पर
जीरो है तो ऐसी स्थिति में इसका मान हो जाएगा 1 × 3 × 1, मीन्स इसका प्रसार करोगे तो 3 आएगा। तो बच्चों देखा आपने, ये प्रगुण की सहायता से किसी डिटरमिनेंट का मान कितनी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रगुण की ओर आते हैं। प्रगुण नंबर 7, अगर हमारे को कोई डिटरमिनेंट दिया है जिसमें एक रो या एक कॉलम के जो अवयव हैं वो पेयर के रूप में दे रखे हैं, वो किसी दो राशियों के योग या घटाव के रूप में अगर हमारे को दे रखा है और इसको सरलीकृत रूप से हमें लिखना है, तो हम इसको वितरित करते हुए दो अलग अलग सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले वाले कॉलम में a + अल्फा, b + बीटा, c + गामा और बाकी के दो कॉलम दिए हुए हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अगर हम अलग अलग सारणी के रूप में लिखें हैं तो हम इसका जो पहला पार्ट है उसको इन दो कॉलम के साथ में लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा a b c और ये x y z, ये l m n। ये तो पहला पार्ट हो गया। इसके बाद में अगला उप सारणी का आएगा, उसमें ये पहले कॉलम का जो सेकंड पार्ट था वो वाले एलिमेंट ले लेंगे, अल्फा, बीटा, गामा और बाकी के दो वैसे ही रहेंगे, x y z, l m n। इस प्रकार से दो सारणिकों को सरलतम रूप में व्यक्त करके अलग अलग इनका प्रसार करते हुए इस प्रकार का मान भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर अभी तक हमने सारणी की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखी, 7 प्रॉपर्टीज आप देख चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम सारणी के मान काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस सारणी की इन प्रॉपर्टीज़ का आप घर पर अच्छी तरह से अध्ययन करें। अगली जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है उसका हम अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे।